हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ की सीरीज़ में आज हम 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट देखेंगे, जो कि हमारी इकोनॉमिक्स के सिलेबस की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से एक दो क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर 15th फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन आएगा तो हमारे इस लेक्चर से बाहर नहीं आएगा और इस लेक्चर में हम पूरा फाइनेंस कमीशन, उसकी रिकमेंडेशंस सारी कवर कर लेंगे। किस किस क्या क्या पैरामीटर बनाए गए हैं इस बार फाइनेंस कमीशन के द्वारा, उन पैरामीटर्स को कितना वेटेज दिया गया है, ये सभी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही होगा, एक तो ये इकोनॉमी का पार्ट है। दूसरी चीज़ ये है, इसके कुछ टर्म्स जैसे कि आपको पता होगा, फाइनेंस कमीशन का गठन, राज्यों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान, तो ये सारा कुछ पॉलिटी से भी लिंक करता है। तो आपके जो सिलेबस से ही ये लिंक करते हैं इसके काफ़ी सारे टॉपिक्स। और फिर सबसे ज़्यादा जो डिबेटेबल इशू था नॉर्थ साउथ का, नॉर्दर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स को लेकर जो डिविजिबल पूल था, यानी कि जो पैसे का विभाजन किया जा रहा था दोनों तरह के स्टेट्स में, नॉर्थ स्टेट्स में, नॉर्दर्न स्टेट्स में और सदर्न स्टेट्स में, वो पॉपुलेशन की बेसिस पर किया जा रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसका क्रिटिसिज्म हुआ है सदर्न स्टेट्स के द्वारा। क्योंकि उसका देखिए ऐसा भी कहा जाता है, ये एक पॉलिटिकल थोड़ा आइडियोलॉजी हो जाएगी कि नॉर्दर्न स्टेट से आपको पता है कि जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर सीटें भी ज़्यादा होती हैं स्टेट्स में जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, तो उन्हीं सीट्स का फ़ायदा उठाने के लिए, ताकि उनको ज़्यादा वित्त पोषण किया जा सके, इस वित्त पोषण करने के बाद उसका इनडायरेक्टली फ़ायदा इलेक्शन में लिया जा सके एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसी वजह से नॉर्दर्न स्टेट्स को ज़्यादा फंडिंग एलोकेट की जा रही थी, जिसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है जिसको सदर्न स्टेट्स के द्वारा। तो उसको चेंज करके, हालांकि ये रिकमेंडेशंस 2020 में फाइनेंस कमीशन के द्वारा दे दी गई थी, लेकिन 2021 में इसको थोड़ा और अमेंडमेंट करके, मॉडिफाई करके पेश किया गया है और सभी तरह के पर्सपेक्टिव को, एस्पेक्ट्स को 15th फाइनेंस कमीशन ने बहुत अच्छी तरह कवर करने की कोशिश की है, ताकि जो गरीब राज्य हैं, यानी कि आपके जो छोटे राज्य हैं, नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा गरीब हैं क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो रिसोर्स का एलोकेशन बराबर से नहीं हो पाता है, इसलिए इनइक्वालिटी भी ज़्यादा है। तो बहुत अच्छी तरीके से फाइनेंस कमीशन ने इसको कैटेगराइज किया है और वेटेज को बहुत अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले देखेंगे कि फाइनेंस कमीशन का क्या इंपॉर्टेंस है और इसकी बैकग्राउंड क्या है। तो 15th फाइनेंस कमीशन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। तो इसने अपनी रिपोर्ट राजकोषीय परिदृश्य से संबंधित सुधारों पर प्रकाश डाला है। 15वें वित्त आयोग की स्थापना ऐसे समय में की गई जब, जैसे कि आपको पता ही होगा, राजकोषीय संघवाद के तहत बहुत ज्यादा अभी सुधार किए गए हैं जो फिस्कल आपके फेडरलिज्म से रिलेटेड है, जैसे योजना आयोग को नीति आयोग में बदलना। क्योंकि देखिए 14th कमीशन जब आया था, उसके बाद 15th कमीशन हर 5 साल में, आपको पता ही होगा वित्त आयोग की गठन कब किया जाता है, वित्त आयोग का गठन हर 5 साल में किया जाता है। तो 14वें फाइनेंस कमीशन में नीति आयोग के गठन के बाद ही पहला फाइनेंस कमीशन आ रहा है, इसलिए ये इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर जीएसटी सुधारों का कार्यान्वयन, आपको पता है 2017 में जीएसटी लागू की गई, तो जीएसटी के बाद भी ये पहला फाइनेंस कमीशन का गठन है। अगर आपको आप इसको इस दृष्टि से देखें कि योजना आयोग के गठन होने के बाद भी ये पहला आपका फाइनेंस कमीशन है, और इसी तरह जीएसटी लागू होने के बाद भी ये पहला फाइनेंस कमीशन है, और नियोजित और गैर नियोजित व्ययों का उन्मूलन, जैसे कि आपको पता होगा कि नीति आयोग के गठन से पहले, जो अब हालांकि नए बच्चे हैं, जो नई तैयारी एस्पायरेंट्स हैं, उनको शायद ये ना पता हो कि नीति आयोग से पहले जो प्लानिंग कमीशन था, वहाँ वो जो एक्सपेंडिचर का बंटवारा करता था, यानी कि रेवेन्यू रिसोर्सेज का एलोकेशन जो करता था, वो उसको 2 कैटेगरीज में रखा जाता था। एक होता था नियोजित, यानी कि प्लांट रेवेन्यू या प्लांट एक्सपेंडिचर, और एक होता था नॉन प्लांट एक्सपेंडिचर। ये प्लानिंग कमीशन का फॉर्मूला था, 2 तरह से कैटेगराइज किया हुआ था, लेकिन इस कैटेगराइजेशन को खत्म किया गया है, इसको एलिमिनेट किया गया है, और नीति आयोग ने इस तरह के एलोकेशन को खत्म कर दिया है। तो अब गैर नियोजित और गैर नियोजित व्यय वाला कोई परिभाषा नहीं है, तो इसका भी उन्मूलन किया गया है। तो इस संदर्भ में भी ये पहला फाइनेंस कमीशन है कि अब इसको इन 3 आधार पर, जब ये 3 बड़े चेंजेस किए गए हैं इकोनॉमी में सुधार के पर्सपेक्टिव में, तो इन 3 चेंजेस को देखते हुए फाइनेंस कमीशन की क्या रिपोर्ट होगी, उसका क्या नजरिया होगा इकोनॉमी को देखने के लिए। तो इसी संदर्भ में हम आगे देखते हैं कि पहले सबसे इसका परिचय, अनुच्छेद 270 आपको पॉलिटी के संदर्भ में पता होना चाहिए कि ये केंद्रीय करों का बंटवारा, राज्यों को केंद्रीय करों का बंटवारा अनुच्छेद 270 के तहत होता है। आपको पता होना चाहिए कि भाग आपका 11 और भाग 12, ये दोनों किससे हैं संबंधित है, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित हैं, भाग 11 और भाग 12। भाग 11 में क्या आता है, 245 आर्टिकल 245 से आर्टिकल 263, जिसमें आर्टिकल 245 से आर्टिकल 255 किससे रिलेटेड है आपका, ये आपका केंद्र राज्य
विधायी संबंधों से रिलेटेड है। फिर आपका 55 56 से 263 तक किससे रिलेटेड है? ये दोनों भाग 11 के अंदर ही हैं। ये है आपका प्रशासनिक संबंधों से रिलेटेड। इसके बाद जो भाग 12 आता है आपका, वो आपका जो रिलेटेड है वो वित्तीय संबंधों से रिलेटेड है। इसके बाद फिर से एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 300 के बाद से 300 तक, वो आपका वित्तीय जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस से रिलेटेड है, भूमि सुधारों से रिलेटेड है, आर्टिकल 300। तो इस तरह के आर्टिकल्स केंद्र राज्य के संबंधों पर प्रकाश डालते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। फिर है अनुच्छेद 275। ये पहले जैसे कि अनुदान सहायता के रूप में दिया जाता था, जिसे नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रखा जाता था नीति प्लानिंग कमीशन के द्वारा, लेकिन इस कैटेगराइजेशन को खत्म कर दिया गया है। लेकिन फिर भी ये जो अनुच्छेद है 275, ये राजस्व सहायता अनुदान है। अनुदान क्या होता है आपका? ग्रांट का मतलब यह है कि अनुदान जो दिया जाता है उसको वापस नहीं लिया जाता है, ना ही उस पर कोई लोन लिया जाता है। अनुदान एक तरह से आप ये समझ सकते हैं, एक ऐड होती है, सहायता होती है किसी राज्यों को। तो सहायता अनुदान या सांविधिक अनुदान यानी कि स्टेटूरी ग्रांट, गैर योजना अनुदान, नॉन प्लान्ड ग्रांट या नॉन प्लान्ड एड, इसकी सहायता की आवश्यकता वाले राज्यों को ही दिया जाता है। यानी कि जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर राज्य हैं, जैसे हिली एरियाज आप देखेंगे कि जिनको स्पेशल कैटेगरी मिली, जिनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, जो हिली एरियाज हैं आपके, और नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे आपके मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, इस तरह के, और कुछ स्टेट्स आपके गोवा, जहां पर रिसोर्सेज का ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, ज्यादा अर्निंग रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता है। तो ऐसे राज्यों को क्या दिया जाता है? आर्थिक सहायता या अनुदान दिया जाता है। यानी कि उनको जो वित्त का बंटवारा होगा, टैक्सेस का जो बंटवारा होगा, उसके अलावा भी उसका अनुच्छेद 275 के अंतर्गत इनको अलग से राशि ग्रांट के तहत, अनुदान के तहत प्रदान की जाती है, ताकि ये अपनी रोजमर्रा के खर्चे यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भली भांति पूरा कर सकें और सोशल वेलफेयर की दृष्टि से भी कार्य कर सके। फिर है अनुच्छेद 280, मेन हमारा आर्टिकल, जो वित्त आयोग की मुख्य जिम्मेदारियों को प्रदान करता है। यानी कि अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का आपके फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। बहुत इजी सा आर्टिकल है, आप सभी को पता होगा। केंद्र सरकार अधिकांश करों को आयकर, कॉर्पोरेट कर, सीमा शुल्क, केंद्रीय जीएसटी आदि के रूप में एकत्रित करती है। देखिए, केंद्र सरकार का कार्य क्या है? इनकम टैक्स को कलेक्ट करना, कॉर्पोरेट टैक्स को कलेक्ट करना, सीमा शुल्क जो है कस्टम ड्यूटी, इसको कलेक्ट करना, केंद्रीय जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी को कलेक्ट करना। लेकिन राज्य क्या करते हैं? ये जनता से भारी मात्रा में सेवाएं प्रदान करने की, जो जनता को सेवाएं कौन प्रदान करता है? डायरेक्टली तो आपका राज्य सरकार ही करती है ना। फेडरल गवर्नमेंट जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो तो आपको सहायता, डायरेक्ट बेनिफिट थोड़ी दे रही है। वो बेनिफिट अगर पॉलिसीज बना रही है तो उसको इंप्लीमेंट कहां किया जा रहा है? डायरेक्ट जो लेवल पर किया जा रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। तो ये सेवाएं प्रदान करने की वजह से इनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी ज्यादा होता है राज्यों का। इसलिए राज्यों के लिए राजस्व असंतुलन, अंतराल आना स्वाभाविक होता है, क्योंकि इतनी इनकी इनकम नहीं होती है, क्योंकि सारा जितनी भी इनकम के सोर्सेज हैं वो केंद्र सरकार कलेक्ट कर लेती है। हालांकि उसको उस सीमा में नहीं बांटा जाता है। जैसे कभी कभी टैक्स कलेक्शन किसी स्टेट से ज्यादा होता है, लेकिन जब बंटवारा होता है तो किसी दूसरे स्टेट के पास ज्यादा टैक्स कलेक्शन चला जाता है। जैसे मान लीजिए, इसका अभी आप आगे एग्जाम्पल में देखेंगे भी कि किस आधार पर अभी भी फाइनेंस कमीशन की हम पूरा एकदम डिटेल वे में एनालिसिस करेंगे इसका, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स का। देखिए, हम इसके प्रोस भी देखेंगे, इसके कॉन्स भी देखेंगे। हालांकि ये आपका ईपीएफओ की दृष्टि से प्रोस एंड कॉन्स तो मायने नहीं रखते हैं, लेकिन आपके आईएएस एग्जाम की दृष्टि से ही बहुत मायने रखते हैं। तो हम इसको दोनों ही तरह से एक ही चैप्टर में, एक ही लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो इसकी हम ये देखेंगे कि इसकी आलोचना जो अभी की जा रही है वो किस आधार पर की जा रही है। आप देखेंगे कि सदर्न स्टेट्स आपको पता होगा ज्यादा डेवलप है कंपैरेटिवली नॉर्दर्न स्टेट्स के। तो वहां पर टैक्स कलेक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि लोगों के पास कारोबार ज्यादा है। वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की जो दिक्कत है वो कम है कंपैरेटिवली। हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट तो सभी जगह है, लेकिन कंपैरेटिवली, हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट कम है। तो आप देखेंगे कि वहां पर टैक्स कलेक्शन ज्यादा होता है। लेकिन जब वही उसी टैक्स का बंटवारा किया जाता है, फाइनेंस कमीशन जब बंटवारा करने की रिकमेंडेशन देता है, तो वो ज्यादा किसके पास चला जाता है? नॉर्दर्न स्टेट्स के पास। अगर नॉर्दर्न स्टेट्स, मान लीजिए नॉर्दर्न स्टेट्स के पास से 70 रुपए टैक्स कलेक्ट करके आ रहे हैं, टैक्स कलेक्शन में नॉर्दर्न स्टेट्स का योगदान तो 70 रुपए है, लेकिन जब उनको जब उनको रेवेन्यू एलोकेट किया जा रहा है फाइनेंस कमीशन के द्वारा, केंद्र सरकार जब उनको टैक्स रेवेन्यू एलोकेट कर रही है, तो उनके पास वो दे तो 70 रुपए रहे थे सरकार को कमाकर, लेकिन उनसे उनको मिल रहे हैं 100 रुपए। तो और यहाँ क्या है, साउथ के स्टेट्स में जैसे केरला है, आपका आंध्र प्रदेश है, यहाँ कर्नाटक से बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्शन होता है। तो वहां पर क्या है, जैसे कि वो अगर 100 रुपए कमा रहे हैं तो उनको टैक्स कलेक्शन करके यहाँ से सरकार 100 रुपए कमा रही है, केंद्र सरकार। लेकिन जब उनको रेवेन्यू का या रिसोर्सेज का एलोकेशन किया जा रहा है फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे, तो इनको मिल 70 रुपए ही रहे। तो ये स्टेट्स का कहना होता है, सदर्न स्टेट से कहते हैं, दक्षिणी राज्य ये कहते हैं कि कम से कम जितना हमारे यहाँ से टैक्स वसूल किया गया है उतना तो कम से कम हमें रेवेन्यू एलोकेट किया जाए।
तो इस आधार पर भी बहुत ज़्यादा आलोचना की जा रही है, वो हम आगे अभी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए, सन 2000 से पहले कुछ शुल्क ऐसे थे, यानी कि कुछ पेनाल्टी, कुछ फीस ऐसी थी जो केवल आयकर और संघ उत्पाद शुल्क साझा किया जाता था। कुछ शुल्कों पर केवल आयकर इनकम टैक्स साझा किया जाता था और संघ उत्पाद शुल्क यानी कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, इन दोनों ही शुल्कों को सन 2000 से पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा साझा किया जाता था। लेकिन 2000 में संवैधानिक संशोधन के बाद सभी केंद्रीय करों को राज्यों के साथ साझा करने की अनुमति दी गई। देखिए क्या किया गया, सन 2000 से पहले क्या होता था, केवल इनकम टैक्स और कस्टम, सेंट्रल कस्टम जो एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी को ही साझा किया जाता था। लेकिन 2000 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया उसमें यह प्रावधान किया गया कि जितने भी तरह के टैक्स वसूल किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उन सभी टैक्सेस का बंटवारा किया जाएगा। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के आधार पर सभी टैक्सों को राज्यों के साथ बांटा जाएगा या साझा किया जाएगा। फिर केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण की योजना को बदलने के लिए सरकार ने 2000 में और 2003 में 2 बार संविधान संशोधन किए। एक तो 80वां संविधान संशोधन सन 2000 में किया गया और फिर 88वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। कर साझाकरण ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज असंतुलनों को ठीक करने के लिए किया जाता है। एक तो होता है, देखिए, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज असंतुलन का मतलब यह है कि एक तो है राज्यों के बीच में असंतुलन को कम करना, एक जैसे मान लीजिए कहीं आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में असंतुलन को कम करना, और एक होता है राज्यों के अंदर ही असंतुलन को कम करना, जैसे कि यूपी के अंदर ही कुछ जो जिले होंगे वो जिले ज्यादा डेवलप होंगे, जैसे कि लखनऊ, जैसे कि आपका गाजियाबाद, यहां से टैक्स कलेक्शन ज्यादा आता है, जैसे कि आपका और नोएडा। लेकिन कुछ ऐसे जिले होंगे जो बहुत छोटे होंगे और वहां पर टैक्स की रेवेन्यू की रिसोर्सेज ज्यादा नहीं होंगे, जैसे कि आपका अंबेडकर नगर, जैसे कि आपका बलिया, इस तरह के जिले जो होंगे वहां से टैक्स कलेक्शन। तो इस तरह का राज्यों के अंदर इनइक्वालिटी को कम करना और दो अलग अलग राज्यों के बीच की इनइक्वालिटी को कम करना, ये इसका उद्देश्य होता है कर के साझाकरण का, कर को आपने शेयर करने का, जो कर शक्तियों के संवैधानिक जिम्मेदारियों और व्यय की जिम्मेदारियों के कारण उत्पन्न होते हैं। वित्त आयोग द्वारा दी गई कर साझा करने की सिफारिशें भारत की समेकित निधि का हिस्सा नहीं है। यानी कि आपको यह भी पता होना चाहिए, यानी कि जो सिफारिशें करता है वित्त आयोग, इसकी भारत की समेकित निधि का हिस्सा नहीं होते हैं ये सारा पैसा। अब वित्त आयोग की पृष्ठभूमि, फाइनेंस कमीशन बैकग्राउंड, 90 के दशक से इसने स्थानीय सरकार के स्तर पर राजस्व में वृद्धि की सिफारिश करना शुरू की। यह बहुत, देखिए, एक एक फैक्ट हम जो इस लेक्चर में आपको बता रहे हैं, एक एक फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन है इकोनॉमी स्पेशली मेंशन है, और ये इकोनॉमी से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है, पूरी तरह इकोनॉमी से जुड़ा हुआ। कुछ इसके टर्म्स आपके पॉलिटी से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये कोर इकोनॉमी का सब्जेक्ट है वित्त आयोग। तो इसमें 90 के दशक से पहले इसने क्या किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील की। फाइनेंस कमीशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को सुझाव दिया, रिकमेंड किया कि आप लोकल गवर्नमेंट जो है, यानी कि आपकी पंचायतें, नगर पालिकाएं, सहकारी आपकी नगर पालिकाएं और पंचायतें, इनके स्थानीय राजस्व में, यानी कि इनके राजस्व में वृद्धि के अवसर प्रदान किए जाएं। ये ऐसी सिफारिश फाइनेंस कमीशन ने 90 के दशक में की। अब क्षैतिज हस्तांतरण पर निर्णय के लिए 1971 की जनसंख्या के उपयोग 7वें वित्त आयोग से अनिवार्य बना दिया गया। अब देखिए, जो हस्तांतरण किया जाता था, पैसा का जो एलोकेशन किया जाता था, पहले 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाता था, और जनगणना को ध्यान में रखते हुए उन्हीं स्टेट्स को ज्यादा एलोकेट किया जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जहां पर जनसंख्या ज्यादा है वहां पर रिसोर्सेज की ज्यादा आवश्यकता है, तो उन स्टेट्स को ज्यादा पैसा एलोकेट किया जाता था। और इस एलोकेशन को 1971 की जनगणना के आधार पर मैंडेटरी कर दिया गया 7वें फाइनेंस कमीशन से, यानी कि 7th फाइनेंस कमीशन के लिए यह मैंडेटरी कर दिया गया कि वो जो सिफारिशें देगा 7th फाइनेंस कमीशन के बाद, फाइनेंस कमीशन के बाद से जो भी फाइनेंस कमीशन आएगा, वो जो भी सिफारिशें देगा अपनी वित्त को साझा करने के लिए, फाइनेंस को साझा करने के लिए, रिवेन्यू को साझा करने के लिए, वो 1971 की जनगणना पर बेस्ड होंगी, पॉपुलेशन पर बेस्ड होंगी, और ये हर कमीशन के लिए मैंडेटरी होगा। 7th कमीशन से लेकर उसके बाद तक के सारे फाइनेंस कमीशन के लिए यह अनिवार्य होगा कि वो अपनी जो रिकमेंडेशंस देंगे वो 1971 की जनगणना को आधार मानते हुए देंगे। लेकिन इससे पहले क्या था, 1971 की जनगणना को आधार तो मानना था, जो 7वें कमीशन से पहले के जितने कमीशन थे, यानी कि छठा कमीशन जो था, उसके लिए ये चीज अनिवार्य नहीं थी। हालांकि उसके लिए उसको ध्यान में रखना होता था 1971 की जनगणना को, लेकिन ये उसके लिए मैंडेटरी नहीं था। पर क्या किया गया, 7वें वित्त आयोग ने इसके लिए, 7वें वित्त आयोग से लेकर उसके बाद तक के लिए 1971 की जनगणना को मैंडेटरी कर दिया गया कि इसी के आधार पर अपनी पॉलिसीज बनाए वित्त आयोग, और अपनी सिफारिशें और टैक्स का रिवेन्यू का एलोकेशन इसी 1971 की जनगणना के आधार पर प्रदान किया जाए।
अब 14वां वित्त आयोग द्वारा 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों के साथ 2011 के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया। इसने केवल 1971 की आबादी का प्रयोग किया होता तो 2015 से 2020 तक कार्यान्वयन के दौरान डेटा में 45 से 50 वर्ष का मार्जिन वर्ष हो जाता, यानी कि अंतराल हो जाता। अब क्या किया गया, 14वें वित्त आयोग ने 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों के साथ 2011 के आंकड़ों का भी इस्तेमाल किया। जो 14वां वित्त आयोग था आपका 2015 से 2020 तक का जिसका टाइम पीरियड था, उसने क्या किया था, 1971 की जनगणना के आधार पर तो सिफारिशें दी ही थी, लेकिन उसने 2011 के जनगणना को ध्यान में रखा था। क्यों? क्योंकि देखिए 2015 में उसकी सिफारिशों को लागू होना था और 1971 की जनगणना हुए में कितना समय हो गया था 2015 से, आपका लगभग 45 साल, आपके 30 साल इधर और 15 इधर, 45 साल। तो 45 साल का मार्जिन हो जाता और 45 साल के मार्जिन की वजह से बहुत ज्यादा जनसंख्या में डिफरेंस आया है, जनसंख्या लगभग डबल हो गई है। तो इस आधार पर उन्होंने 2011 की जनगणना को ध्यान में रखते हुए अपनी रिकमेंडेशंस दी थी। अब इसके बाद क्या किया गया है, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट जो आई है 2021 से 26 के लिए ये लागू होगी। 21-26 का मतलब ये है कि ये जो रिकमेंडेशंस लागू होंगी वो 21 से 26 के लिए होंगी। 1 फरवरी 2021 को भारत के 15वें वित्त आयोग की नवीनतम रिपोर्ट के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु अब ये आगे बताए गए हैं। पहले है लंबवत हस्तांतरण को 41% पर बनाए रखना। 14वें वित्त आयोग ने क्या सिफारिश दी थी कि जो टैक्स का रेवेन्यू का एलोकेशन होगा, केंद्र और राज्यों के करों का जो बंटवारा होगा वो 41% राज्यों को किया जाएगा और 59% किसके पास होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और 41% ये आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास। यही सेम बंटवारा 15th फाइनेंस कमीशन ने भी किया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा कितना होगा टैक्स में, 59%, और आपका 59% सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का 41%। इसमें किसी भी तरह के चेंजेस नहीं किए गए हैं। आयोग ने सुझाव दिया है कि रिपोर्ट 2020 से 21 में सुझाई गई समान दर पर ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण को बनाए रखते हुए विशेष रूप से कोविड समय के दौरान पूर्व अनुमानिता बनाए रखना और संसाधनों को स्थिर करने में यह मदद करेगा। अब जीएसटी पर क्या किया गया है, जीएसटी संघ के सकल कर राजस्व का 35% है। यानी कि जीएसटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी टैक्स रेवेन्यू है, ग्रॉस टैक्स सकल कर राजस्व, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका कितना हिस्सा है टोटल। अगर 100 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्स वसूली से आते हैं तो उसमें 35% किसका हिस्सा है, आपका जीएसटी का। और राज्यों के स्वयं के कर राजस्व में लगभग 44% जीएसटी का योगदान है। यानी कि स्टेट जीएसटी जो है, स्टेट जीएसटी जो है वो स्टेट ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में कितना परसेंट का शेयर रखती है, 44% का योगदान रखती है। तो आपको ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इन्हीं डेटा के, इन्हीं स्टैटिस्टिक्स पर आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा, डायरेक्टली। ये देखिए यहां पर कोई भी, क्योंकि आपसे ट्रेंड पर भी क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है, लेकिन फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट इस बार 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट इस कदर इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी तुलना नहीं, इसका सोच नहीं सकते इसके बारे में। आपको इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, इसके डेटा आपको रटे हुए होना चाहिए। आप कम से कम 10 बार 5 बार इसको लेक्चर को सुनिए बार बार। और ये इससे बाहर हम आपको इसकी टेलीग्राम पर पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे कल। तो आपको ये बार बार पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है, और चाहे तो बार बार लेक्चर सुन सकते हैं। तो ये आपके लिए डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी कर राजस्व का सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा कितना है, 35%, और स्टेट के ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का जीएसटी का कितना हिस्सा है, 44%। सकल कर राजस्व ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू 2016-17 में आंकड़ों की तुलना में जीएसटी उपकर संग्रह को छोड़कर सकल कर राजस्व में 1.7% अंक की गिरावट देखी गई है। केवल 2016-17 का जो ईयर था उसके अलावा हर साल, यानी कि सिर्फ इसी साल में गिरावट नहीं आई थी, बाकी हर साल इसमें ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में गिरावट आई है सरकार के। सकल कर राजस्व आकलन 2021-26 ये 135.2 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जिसमें से विभाज्य पूल यानी कि डिविजिबल पूल जो है, डिविजिबल पूल 103 लाख करोड़ होने का अनुमान है। आगे है, अब बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार अगर क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन तो यहां से जरूर आएगा। क्षैतिज हस्तांतरण जो है, आपको हॉरिजॉन्टल जो डेवल्यूशन किया गया है फाइनेंस कमीशन द्वारा, वो अलग अलग कैटेगरी में वहां 5-6 कैटेगरी बनाई गई है। पहली है जनसंख्या, दूसरा है क्षेत्र यानी कि आपका एरिया, तीसरा है वन और पारिस्थितिकी, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, चौथा है आय डिस्टेंस, इनकम डिस्टेंस यानी कि इनकम इनइक्वालिटी, पांचवा है कर और राजकोषीय प्रयास, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स, और छठा है जनांकीय प्रदर्शन, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। देखिए क्या किया गया है, पहले इस संदर्भ को नहीं जोड़ा गया था,
पहले इस संदर्भ को यानी कि इस कैटेगरी को नहीं जोड़ा गया था, ये कैटेगरी को जोड़ा गया है साउदर्न स्टेट्स यानी कि दक्षिणी राज्यों की बहुत ज्यादा डिमांड करने के बाद और उनके बहुत ज्यादा आलोचना करने के बाद। जब उन्होंने बहुत ज्यादा आलोचना की 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस की, तो उस आधार पर दोबारा रिपोर्ट उन्होंने अमेंडमेंट किए हैं फाइनेंस कमीशन ने और इस कैटेगरी को जोड़ा है। इसलिए आपको ये कैटेगरी बहुत ज्यादा याद होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए कि इसका वेटेज भी रटा हुआ होना चाहिए। देखिए क्या किया गया है, अब 100 रुपए का बंटवारा किस तरह किया जाएगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट 100 रुपए में से बंटवारा किस तरह करेगी। जो 100 रुपए, ये 100 रुपए वो नहीं है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा शेयर है, 100 रुपए हम उसको मान रहे हैं, जैसे कि आपको हमने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा शेयर में कितना है टैक्सेस में 59% और स्टेट गवर्नमेंट का 41%। इस 41% को हम पूरा 100 रुपए मान ले रहे हैं। तो अब इसको किस तरह बांटा जाएगा, इन 100 रुपए को स्टेट्स को 15% जो रुपए, इसमें से 15 रुपए जो होंगे वो जनसंख्या के आधार पर दिए जाएंगे, 15 रुपए क्षेत्र यानी कि उसका एरिया को ध्यान में रखते हुए दिए जाएंगे, यानी कि जितना बड़ा एरिया उसी हिसाब से पैसा उसको एलोकेट किया जाएगा। वन और पारिस्थितिकी फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, जिसने अपना फॉरेस्ट क्षेत्र, जैसे कि आपको पता होगा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कि हर आप लैंड पर हर राज्य को और हर देश को 33% एरिया उसका फॉरेस्ट कवर से ढका हुआ होना चाहिए, उस पर फॉरेस्ट कवर होना चाहिए 33% लैंड पर कम से कम। तो इस प्रकार उसका इस आधार पर उनको 10% पैसा एलोकेट किया जाएगा। इनकम इनइक्वालिटी के आधार पर 45% रिसोर्सेज का एलोकेशन किया जाएगा। कर और राजकोषीय प्रयास यानी कि टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स, अगर टैक्स में किसी तरह के रिफॉर्म्स किए गए हैं राज्य सरकारों द्वारा, तो इस आधार पर उनको 2.5% यानी कि 2.5% उनको वेटेज दिया जाएगा। और जनसांख्यिकीय प्रदर्शन डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के आधार पर, यानी कि कितना उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है, उसके मेजर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल के कितने मेजर्स अपनाए हैं। जैसे कि हाल ही में आपने देखा यूपी ने, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने क्या किया है, 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए हैं। तो ऐसी इसी तरह की जनसांख्यिकीय प्रदर्शन के आधार पर, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के आधार पर अब आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये लॉ था। अब आपको जैसे कि आप सिलेबस से लिंक करेंगे ना, चीजों को एनालिसिस करना शुरू करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं वो किस पर्सपेक्टिव में, किस चीज को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं हर गवर्नमेंट के द्वारा। उसकी आइडियोलॉजी का भी ध्यान उसका उभर कर आती है उससे सामने, और उसका आगे का राजनीतिक विजन, राजनीतिक दृष्टि भी उससे उनकी पॉलिसीज में उभर कर आती है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जैसे ही इसको, इस कैटेगरी को जोड़ा गया फाइनेंस कमीशन के द्वारा, तुरंत योगी जी पॉलिसी लेकर आ गए, 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर योगी जी के द्वारा लाई गई। तो इसकी वजह ही यही थी कि उसको, उनको टैक्स कलेक्शन का, एलोकेशन का फायदा मिलेगा। देखिए फिर भी अगर ये टर्म नहीं जोड़ा जाता तो आप इसके बावजूद भी देख सकते हैं कि जितने भी ये 5 कैटेगरी हैं ये किसको फेवर कर रही हैं। अगर आप देखेंगे बिल्कुल ध्यान से, जनसंख्या 15% वेटेज, ये किन स्टेट्स को फेवर करेगा, यानी कि नॉर्दर्न स्टेट्स, यूपी, बिहार, आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश। हालांकि राजस्थान मध्य प्रदेश में तो नहीं है जनसंख्या ज्यादा, यूपी और बिहार की सबसे ज्यादा यह जनसंख्या है। तो यूपी बिहार में क्षेत्र, एरिया वाइज आपको देखेंगे, आप क्या देखेंगे कि राजस्थान को फायदा मिलेगा, यूपी को फायदा मिलेगा, एमपी को फायदा मिलेगा। वन और पारिस्थितिकी, यहां 10% वेटेज रखा गया। क्यों? क्योंकि यहां पर वन का जो क्षेत्र है, फॉरेस्ट एरिया, जो कवर एरिया ज्यादा है, वो आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा, तेलंगाना में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसका वेटेज क्या कर दिया, कम कर दिया। इनकम इनइक्वालिटी, ये कहां पर ज्यादा मिलेगी आपको, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, एमपी में। तो यहां पर वेटेज 45%। आप देखिए, अगर आप इसको एनालिसिस करेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। भले ही उन्होंने अमेंडमेंट किए हैं अपनी रिकमेंडेशंस में, लेकिन घुमा फिराकर कहते हैं ना कि नाक सीधी पकड़ने के बजाय हाथ घुमाकर नाक पकड़ ली। तो इस तरह से उन्होंने दोबारा एलोकेशंस को इस तरह मैनिपुलेट किया कि फायदा फिर भी नॉर्दर्न स्टेट्स को हो जाएगा। तो इसी आधार पर हम देखेंगे आगे आलोचना जो इसकी की जाती है। आयोग ने क्षेत्रीय हस्तांतरण में, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इसके फैक्ट्स जो हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयोग ने क्षेत्रीय हस्तांतरण में जनसांख्यिकी प्रदर्शन मानदंड को 12.5% भार सौंपा है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। जनसांख्यिकी जो प्रदर्शन किया गया है, इसमें 12.5% जो भार सौंपा गया है। आयोग ने राजकोषीय प्रदर्शन को पुरस्कृत करने के लिए कर प्रयास मानदंड को फिर से पेश किया है, यानी कि राजकोषीय प्रदर्शन, राजकोषीय जो प्रयास है, इसमें क्या किया गया है, जो टैक्स रिफॉर्म करेंगे, यानी कि टैक्स में कुछ रिबेट देंगे, कुछ टैक्स में छूट दी जाएगी, या टैक्स में कुछ आसानी की जाएगी ताकि लोग जैसे कि ऑनलाइन टैक्स पे कर सके। कुछ ऐसे रिफॉर्म किए जाएं, कुछ एप्लीकेशंस बनाए जाएं, जैसे कि आपने फेसलेस का हमने जिक्र किया था अपने करंट की सीरीज में, फेसलेस स्कीम जो टैक्स से रिलेटेड है। तो ऐसे जो स्कीम चलाएंगे, ऐसे जो इनिशिएटिव लेंगे, उनको अलग से 2.5% वेटेज दिया जाएगा। आगे देखते हैं हम
राजस्व घाटा अनुदान, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स। अब जो राजस्व, जिनको रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है, उनको जो अनुदान की सिफारिश की गई है 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा, वो क्या है? 17 राज्यों के लिए पुरस्कार अवधि के दौरान, अब 17 राज्य जो हैं उनको लगभग 2.94 करोड़ यानी कि 3 करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए के कुल राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है। यह 2.94 लाख करोड़ होगा, लाख करोड़। स्थानीय सरकारों पर, लोकल गवर्नमेंट पर 2021 से 26 की अवधि के लिए स्थानीय सरकारों को दिया गया कुल अनुदान कितना था? 4,36,361 करोड़ रुपए। अब कुल अनुदान में से साझा नगर पालिका सेवाओं के लिए 450 करोड़ रुपए समर्पित हैं, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट्स को ग्रांट दिया गया है उसमें से हर नगर पालिका के लिए 450 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण स्थानीय निकायों का अनुदान, अब यानी कि ग्रांट्स टू रूरल लोकल बॉडीज, ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कुल 2,36,000, जैसे कि हमने देखा 36,805 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान दिया गया है, ग्रांट्स टू अर्बन लोकल बॉडीज, शहरी स्थानीय निकायों के लिए कुल अनुदान कितना दिया गया है? 1,21,055 करोड़ रुपए। स्थानीय सरकारों के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए अनुदान 70,051 करोड़ रुपए स्थानीय सरकारों को स्वास्थ्य अनुदान के लिए दिया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए, अलग अलग जो अनुदान दिए गए हैं वो अब लोकल गवर्नमेंट्स को भी अनुदान दिए गए हैं, जो क्षेत्र बिल्कुल लोकल लेवल पे होती हैं, यानी कि पंचायतों को और नगर पालिकाओं को भी अनुदान दिया गया है। स्वास्थ्य पर यानी कि हेल्थ पर क्या खर्च किया गया है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस है जो नीति आयोग द्वारा दी गई है, और कोविड-19 की मद्देनजर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि 2022 तक स्वास्थ्य पर राज्यों के खर्च को 8% तक बढ़ाने का सुझाव आयोग ने दिया है। किसको दिया है? 2022 तक राज्यों को। ये याद रखना, ये की पॉइंट ही आपको एकदम दे देगा यूपीएससी, सीधा स्टेटमेंट पूरा कॉपी कर देगी और यहां चेंजेस कर देगी, राज्य की जगह लिख देगी केंद्र को। केंद्र को सुझाव दिया है 8% तक अपना स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाने का सुझाव दिया है, तो यही आपसे गलती करा देगी यूपीएससी। अगर आप जल्दबाजी में सेंटेंस को पढ़ेंगे तो पता होना चाहिए आपको कि राज्यों को सुझाव दिया है 8% तक अपना खर्च बढ़ाना, अपना एक्सपेंडिचर हेल्थ सेक्टर पर खर्च करना, अपनी जीडीपी का 8%। आयोग ने यूपीएससी सिविल सेवा की तर्ज पर अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं या भारतीय चिकित्सा सेवाओं के निर्माण को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया। यानी कि जैसे कि आपको पता होगा ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज होती हैं, यूपीएससी कराती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईएएस का एग्जाम, इसी तरह से आपको सुझाव दिया है भारतीय स्वास्थ्य सेवा, इंडियन हेल्थ सर्विसेज बनाने का सुझाव दिया गया है। नेशनल मेडिकल काउंसिल को एमबीबीएस डॉक्टरों के लिए वेलनेस क्लिनिक, बुनियादी सर्जिकल प्रक्रियाएं, एनेस्थीसिया, प्रसूति और स्त्री रोग, आंख, ईएनटी आदि पर छोटे पाठ्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया है। यानी कि नेशनल मेडिकल काउंसिल जो है उनको क्या सुझाव दिया है कि जो छोटे पाठ्यक्रम है, 1 साल वाले पाठ्यक्रम चलाए जाएं, किस पर? वेलनेस क्लिनिक सेंटर पर, सर्जिकल प्रक्रियाओं पर के सर्जिकल प्रोसीजर्स कैसे होते हैं, एनेस्थीसिया देने का, जैसे एनेस्थीसिया किसको दी जाती है? यानी कि ऑपरेशन से पहले बेहोशी के लिए, फेंट करने के लिए जो दी जाती है एनेस्थीसिया, तो एनेस्थीसिया के लिए भी कोर्स कराया जाना चाहिए। हालांकि एनेस्थीसिया ये ट्रेन डॉक्टर्स को ही पता होता है कि कितनी मात्रा दी जाए, ज्यादा मात्रा देने से पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। प्रसूति और स्त्री रोग यानी कि जो आपका डिलीवरी सिस्टम होता है गर्ल्स का प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो इसके भी स्पेशल ट्रेनिंग छोटे छोटे कोर्सेज में दी जानी चाहिए। आयुष को चिकित्सा स्नातक के लिए एक वैकल्पिक विषय के रूप में प्रोत्साहित किया जाएगा। आयुष डिग्री को स्नातक के एक वैकल्पिक विषय के रूप में प्रोत्साहित करना, संबंध और स्वास्थ्य सेवा पेशा विधेयक जल्द से पारित किया जाना चाहिए। अब उच्च शिक्षा पर क्या रिकमेंडेशन दी है? 15वें वित्त आयोग ने उच्च शिक्षा अनुदान को 2 उप प्रकारों की सिफारिश की है। पहला है ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा, प्रमोशन ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुल अनुदान राशि 5,078 करोड़ रुपया दी गई है, और क्षेत्रीय भाषाओं में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज इन रीजनल लैंग्वेजेस। आयोग ने सिफारिश की है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप हो और 2021-26 तक इन पाठ्यक्रमों के विकास के लिए 1,065 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यानी कि जो भी उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन के दो सब टाइप्स की सिफारिश की गई है। वो सब टाइप क्या है? एक तो ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना, और दूसरा क्षेत्रीय भाषाओं में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का विकास। यानी कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जैसे कि आपके एमबीबीएस है, आपका बीटेक है, आपका एमबीए है, इसी तरह आपका डी फार्मा है, आपका बी फार्मा है, जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनको स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराना। आपको पता होगा ये सारे कोर्सेज इंग्लिश माध्यम में ही उपलब्ध होते हैं, तो इनको हिंदी माध्यम में या रीजनल लैंग्वेजेस में उपलब्ध कराना। ये 2 सब टाइप की सिफारिश फाइनेंस कमीशन द्वारा की गई है। प्रत्येक राज्य में 2 कॉलेजों को अपने शिक्षण सामग्री और शिक्षा शास्त्र को मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषा में परिवर्तित करना चाहिए।
आगे है रक्षा पर, जो डिफेंस पर सुझाव दिए गए हैं। भारत के लोक लेखा के तहत रक्षा और आंतरिक सुरक्षा क्षेत्र के लिए गैर व्यापक पूल बनाने की सिफारिश, यानी कि नॉन लैप्सेबल। गैर व्यापक क्या होता है? नॉन लैप्सेबल पूल। ये नॉन लैप्सेबल पूल क्या होगा? जो इसमें पैसा दिया जाएगा वो हर साल कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। अगर पैसा बचेगा, मान लीजिए 100 रुपए दिए और 100 रुपए में से 80 खर्च हुए, 20 रुपए बचे, तो 20 रुपए नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, यानी कि ये लैप्स नहीं होंगे। आपदा जोखिम प्रबंधन पर, ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, 15वें वित्त आयोग ने राज्य आपदा जोखिम कोष, स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड, इसमें राज्यों के योगदान को 25% बनाए रखने की सिफारिश की, पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर। पूर्वोत्तर राज्यों को सिफारिश कितनी की गई है? 10% इनको कोष में पैसा देने, योगदान देने की सिफारिश की गई है। और जो पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा जो अन्य राज्य हैं उनको 25% ही अपना योगदान देने की सिफारिश की गई है। स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड में जो योगदान देने की सिफारिश की गई है वो इसमें स्टेट्स को कितनी दी गई है? 25%। ये फैक्ट आपको बहुत ज्यादा याद रखना है। देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये आपकी पूरी फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखना, अगर क्वेश्चन आएगा तो इस हमारे लेक्चर से बाहर बिल्कुल नहीं होगा। केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर शमन कहते हैं जोखिम को कम करना, यानी कि मिटिगेशन, इस निधि का सृजन करना। क्रिएशन ऑफ मिटिगेशन फंड्स बोथ एंड सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, यानी कि सेंट्रल लेवल पर एक मिटिगेशन फंड की स्थापना करना और इसी तरह से स्टेट लेवल पर मिटिगेशन फंड की स्थापना करना। मिटिगेशन फंड इसलिए बनाए जाते हैं, यानी कि जोखिम को कम करना। जैसे कि कोई आपदा आ जाए तो उसका तुरंत निवारण करने के लिए, फंड को एलोकेट किया जा सके। फंड को एलोकेट करना और उस एलोकेशन के माध्यम से क्या किया जाए ताकि वो आगे, यानी कि अगर जो कैजुअलिटी हो गई है उसके अलावा भी अन्य कैजुअलिटी वक्त रहते ना हो सके, उनको रोकने के लिए मिटिगेशन का यही काम होता है। अगला है, यह हस्तांतरण क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि व्हाई दीज ट्रांसफर्स आर इंपॉर्टेंट। जो केंद्रीय कर हस्तांतरित किए जाते हैं वे प्रत्यक्ष वित्त होते हैं, यानी कि वो डायरेक्ट फाइनेंस का रिसोर्स होते हैं। जो भी टैक्सेस या जो भी फंड एलोकेट किया जाता है फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को जो भी फंड दिया जाता है, इनकी सिफारिशों पर, फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों पर, वो क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट के लिए डायरेक्ट रिवेन्यू का सोर्स होता है और इनका उपयोग राज्य, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, अब ये फंड क्या कर सकते हैं? राज्य अपने विवेक के अनुसार इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। राज्य जहां चाहें, जिस वेलफेयर के लिए चाहें, जिस स्कीम के लिए चाहें, जिस फील्ड में चाहें, इस पैसे को खर्च कर सकते हैं। इस पैसे को वो सोशल वेलफेयर में भी खर्च कर सकते हैं, एजुकेशन पर भी खर्च कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी खर्च कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च कर सकते हैं, किसी भी तरह वो खर्च कर सकते हैं। ये उनके विवेक पर, इनकी स्टेट्स की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन जो ग्रांट दिया जाता है वो कभी भी, एक तो वो डायरेक्ट रिफंड का रिसोर्स का हिस्सा नहीं होता है, यानी कि वो डायरेक्ट रिसोर्स का स्रोत नहीं होता है राज्यों के लिए। दूसरी चीज, अगर वो इनको मिलता भी है तो उस पर बाउंडेशंस होती हैं। सरकार डायरेक्ट करती है, निर्देशित करती है स्टेट्स को कि आपको ये फंड कहां पर इस्तेमाल करना है। इसीलिए फंड दिया जाता है और फंड उन्हीं को दिया जाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में होते हैं राज्य। ये आप कभी भी नोटिस कर लीजिएगा, ज्यादातर फंड उन्हीं को, 90% केसेस में उन्हीं को एलोकेट किया जाएगा जो जहां पर, जिन स्टेट्स में या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी पार्टी की सत्ता होगी जिस पार्टी की सत्ता सेंट्रल गवर्नमेंट में है, सेंटर में है, या फिर जो उनके फेवर में काम कर रहे हैं। इसके अलावा हस्तांतरित इस तरह के राजस्व में राज्यों को केंद्रीय हस्तांतरण का 80% से अधिक शामिल होता है, यानी कि जितना भी टोटल फंड किया जाता है उसका, अगर 100 रुपए फंड राज्यों को एलोकेट किया जा रहा है तो उसमें से 80 रुपए ये डायरेक्ट फंड ही होता है, यानी कि ऐसा फंड ही होता है जो एलोकेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस पर किया जाता है। और जो आपका ग्रांट होती है वो उसका हिस्सा कितना होता है? 20% ही होता है। इन निधियों के अलावा केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों को अनुदान आवंटित किया जाता है। अगर 15वीं वित्त आयोग 2011 की जनसंख्या पर विचार करें तो दक्षिणी राज्यों के साथ पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र को भी नुकसान होगा अगर जनसंख्या के ऊपर आधार पर इसका एलोकेशन किया जाए। अब देखते हैं कैसे। 15वें वित्त आयोग के महत्वपूर्ण बिंदु, इसे नवंबर 2017 में राष्ट्रपति द्वारा गठित किया गया था। अध्यक्ष इसके NK सिंह थे और 2017 के अंत से अक्टूबर 2019 के अंत तक एक विचार विमर्श की अवधि रही और सिफारिशें 2021 से 26 की अवधि के लिए लागू होंगी। हालांकि एक बार 2020 में इसने अपनी रिकमेंडेशन पेश की थी, लेकिन बहुत ज्यादा उसकी आलोचना होने की वजह से उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए और फिर इसको दोबारा अब पेश किया गया है और लागू किया जा रहा है 2021 से 26 के लिए। अब इसकी सिफारिशों में क्या शामिल है? पहला, केंद्र और राज्यों के बीच कर आय का वितरण। जितना भी टैक्स का कलेक्शन होता है,
टैक्स कलेक्शन जो होता है सेंटर और स्टेट के बीच जो टैक्स कलेक्शन होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, राज्यों को सहायता अनुदान यानी कि ग्रांट इन एड जो दी जाती है राज्यों को, उसको नियंत्रित करने वाले सिद्धांत, राज्यों को संचित निधि को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपाय यानी कि उनके कंसोलिडेटेड फंड को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले जो उपाय हैं, केंद्र की वित्तीय स्थिति पर 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों का प्रभाव की समीक्षा करना, यानी कि हर नया जो फाइनेंस कमीशन गठित होता है उसका एक काम क्या होता है, पिछले फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों का मूल्यांकन करना, यानी कि उनको रिव्यू करना, उनकी समीक्षा करना, उनको यानी कि अगर उनकी सिफारिशों के आधार पर जो पैसा एलोकेट किया गया उसका कितना परफॉर्मेंस रही, कितना आउटपुट रहा, कितना फायदा पहुंचा और कितना वो यूजलेस रहा, तो उसी आधार पर अगला फाइनेंस कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देता है ताकि उन कमियों को भी, पिछली फाइनेंस कमीशन की कमियों को भी पूरा किया जा सके। केंद्र और राज्यों के ऋण स्तर की समीक्षा करना, जो डेप्ट टू स्टेट जीडीपी है, डेप्ट टू स्टेट जीडीपी, तो इसके स्तर की भी समीक्षा करना और एक रोड मैप की सिफारिश करना, अर्थव्यवस्था पर जीएसटी के प्रभाव का अध्ययन करना, जनसंख्या को नियंत्रित करना, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना और राज्य और लोक लुभावन उपायों पर व्यय को नियंत्रित करने के प्रयासों के आधार पर राज्यों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहनों को सिफारिश करना, यानी कि परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स की सिफारिश करना या प्रमोट करना। तो पहले क्या किया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट्स, ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, लोक लुभावन पॉलिसीज ज्यादा लाती हैं जिससे पब्लिक ज्यादा खुश हो, जैसे कि किसी को भत्ता दे देना 500 रुपए का, 200 रुपए का मंथली बेरोजगारी भत्ता दे देना, इस तरह के भत्ते ना देकर परफॉर्मेंस आधारित से नीतियां लागू करने को प्रोत्साहित करना। अब है 15वें वित्त आयोग वाली की जो चिंताएं हैं, जो कंसर्न्स हैं 15वें वित्त आयोग को लेकर। पहला है 2011 की जनसंख्या। 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले लोकसभा सीटों के बंटवारे का फैसला पिछली जनगणना में आबादी के हिसाब से होता था ना, यानी कि 1976 की आबादी के हिसाब से होता था। इसका भी यानी कि अब जो डिलिमिटेशन आएगा वो किस आधार पर किया जाएगा, 2026 में किया जाएगा और 2021 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। 2026 में दोबारा क्या किया जाएगा, डिलिमिटेशन, यानी कि राज्य लोकसभा में सीटों का जो बंटवारा दोबारा से किया जाएगा एक बार। 1971 की जनगणना में काफी वृद्धि हुई और फिर परिवहन नियोजन की नीति स्तर पर पेश किया गया इसे, और इसमें क्या है, संविधान के अनुसार 4 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या का उपयोग कारक के रूप में किया जाता है। पहला है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। ये देखिए, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जनसंख्या का प्रभाव निम्नलिखित में से किन किन संवैधानिक स्तरों पर पड़ता है, या संविधान के किन किन स्तरों पर, किन किन मदों पर जनसंख्या का प्रभाव पड़ सकता है अगर जनसंख्या में बदलाव किया जाए। तो पहला है राष्ट्रपति के चुनाव, यानी कि चुनाव का जो तरीका है, अनुच्छेद 55। लोकसभा की संरचना, यानी कि आपकी लोकसभा में सीटों की संख्या बदल जाएगी, अनुच्छेद 21। विधानसभाओं की संरचना, अनुच्छेद 170। विधानसभाओं में सीटों की संख्या चेंज हो जाएगी। राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, अनुच्छेद 330। इसके आधार पर भी जब जनसंख्या का आधार चेंज किया जाएगा, अभी किस आधार पर किया गया है, देखिए जो भी हम देखते हैं 552 सीट से लोकसभा में और जो राज्यसभा में सीट्स हैं, जो विधानसभा में हमारी 403 सीट्स हैं यूपी में, तो ये सब किस आधार पर है, ये 1976 की जनगणना के आधार पर है। जब इसको 2011 की जनगणना पर या 2021 की जनगणना पर आधार पर किया जाएगा तो ये सारी सीट्स का एलोकेशन दोबारा से किया जाएगा। डिलिमिटेशन कब आएगा, 2026 में दोबारा से परिसीमन होना है। परिसीमन के आधार पर ये सारी चीजें बनाई जाएंगी, इसीलिए सेंट्रल विस्टा बनाया जा रहा है, ताकि हमारे जो पुराना जो सेंटर पार्लियामेंट है उसमें इतनी सीटों की क्षमता नहीं है कि जो लगभग 1000 सीटें लोकसभा में ही हो जाएंगी लमसम, तो इतने लोग बैठ सकें, इतनी सीटों की क्षमता वहां पर नहीं है। आगे है इसमें 2011 की आबादी के पक्ष में बिंदु। अब हम देखते हैं जो फेवर में पॉइंट है 2011 की आबादी के। पहला है 1971 की जनसंख्या 45 से 50 वर्ष पुराने आंकड़े बताती है, जो वर्तमान स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। दूसरा, दक्षिणी राज्यों का तर्क यह है कि उन्होंने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया है, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि उत्तरी राज्यों में नीतिगत उपायों के माध्यम से जनसंख्या के प्रसार का समर्थन किया है। देखिए, उत्तरी राज्य क्या कहते हैं, नॉर्दर्न स्टेट्स, वो ये कहते हैं कि ये बात तो सही है कि हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ी है, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है और आपने पॉपुलेशन को रोका है, यानी कि स्टेबल करने की कोशिश की है और स्टेबल करने में आपने जो है सफलता प्राप्त की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पॉपुलेशन को स्टेबल करने के कदम नहीं उठाए। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो इससे ये कहीं पर भी साबित नहीं होता है कि हमने पॉपुलेशन को रोकने में किसी भी तरह के कदम नहीं उठाए हैं, ऐसा नॉर्दर्न स्टेट्स का कहना है 2011 की जनसंख्या के पक्ष में। तीसरा पॉइंट ये है कि वित्त आयोग ये सुनिश्चित करना होगा
कि गरीब राज्यों के पास सामाजिक आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा, संतुलित क्षेत्रीय विकास आदि को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त साधन हो। फिर 1971 की आबादी प्रवासन के मुद्दे पर विचार नहीं करती। अब जो माइग्रेशन का जो इशू है, माइग्रेशन का, उस मुद्दे पर 1971 की आबादी में कोई भी विचार नहीं किया गया है। आज के परिदृश्य में बहुत बड़े पैमाने पर इस मुद्दे को देखा जा सकता है। आपको पता होगा पूरा यूपी बिहार से पटा हुआ है। आज महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, ये पूरा यूपी बिहार से पटा हुआ है। तो इस मुद्दे को भी 1971 की जनगणना में नहीं ध्यान में रखा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रवासियों का स्टॉक लगभग 3.3 मिलियन प्रति वर्ष है, यानी कि हर साल 33 लाख लोग प्रवास कर जाते हैं नॉर्दर्न स्टेट से। अब आर्थिक सर्वेक्षण 2016 के अनुसार अंतरराज्यीय प्रवास लगभग 5 से 6 मिलियन प्रति वर्ष 2001 से 11 के दौरान हुआ था। बताइए, इंटरस्टेट अंतरराज्यीय जो प्रवास हुआ है 2001 से 11 के बीच, वो 5 से 6 मिलियन यानी कि 50 से 60 लाख के बीच अंतरराज्यीय प्रवास हुआ है। 1991 से 2001 तक वार्षिक प्रवास में वृद्धि की दर लगभग 2.4% थी और 2001 से 11 की अवधि के लिए ये लगभग दुगनी होकर 4.5% हो गई है। ये भी आपको फैक्ट पता होना चाहिए। 1991 से 2001 में माइग्रेशन का जो रेट था वो था 2.4% और अब कितना 2001 के बाद 2001 से 11 के बीच कितना हो गया? ये एकदम डबल हो गया, लगभग डबल 4.5। वित्त आयोग आवंटन आबादी को आर्थिक और सामाजिक सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है, लेकिन वृद्ध आबादी को लेने से राज्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सही मात्रा इसमें नहीं होती है। जनांकीय लाभांश यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब ये होता है कि जहां पर वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा हो। वर्किंग पॉपुलेशन कौन सी होती है? 15 से 59 साल की आयु वर्ग का समूह, जो कि आपका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। 15 से कम वाले जो कौन से होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि 15 से कम वाले 0 से 15 उम्र तक के 14 साल तक के कौन होते हैं? डिपेंडेंट वर्ग होता है। 59 से यानी कि 60 वर्ष से ऊपर वाले आयु वर्ग के कौन होते हैं? डिपेंडेंट होता है। इनको सरकार को सब्सिडीज देना पड़ती हैं, भत्ते देना पड़ते हैं, सोशल वेलफेयर की स्कीम्स इनके लिए चलाना पड़ती हैं। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जहां पर ये ज्यादा होगा, इस एज ग्रुप के लोग ज्यादा होंगे, वो जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में होगा, यानी कि उसकी इकोनॉमिक जो ग्रोथ होगी वो ज्यादा अच्छी होगी। इसकी अवधारणा के परिणाम तभी प्राप्त होंगे जब जनसंख्या को सही शिक्षा, पोषण, कौशल आदि की सुविधा दी जाएगी और जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्यों को इस प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी। अब फाइनेंस कमीशन का कहना यह है कि जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो तभी हमारी उसका लाभ हमें तभी प्राप्त होगा जब हम इस जनसंख्या को शिक्षा देंगे, एजुकेशन देंगे, पोषण देंगे, न्यूट्रिशन देंगे, स्किल्स देंगे, तभी हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ प्राप्त होगा। अब आप डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो हमने चर्चा की है, 15 से 59 आयु वर्ग के लोगों की, इनकी जो जनसंख्या सबसे ज्यादा है वो नॉर्दर्न स्टेट्स में ही है, स्पेशली यूपी बिहार में, एमपी, राजस्थान। और अगर आप साउथ के स्टेट देखेंगे तो ये ओल्ड स्टेट है, ये कंपैरेटिवली बूढ़े स्टेट है। यहाँ पर जो एवरेज जो आयु है वो ज्यादा है और यहाँ पर एवरेज जो आयु है वो 25 साल के आसपास है नॉर्दर्न स्टेट्स में, बल्कि 25 साल से भी कम है कुछ जगह पर। तो ये यंग स्टेट्स हैं, तो इसलिए इनको अगर ये फाइनेंस कमीशन का कहना यह है कि इनको हमें सहायता ज्यादा देनी पड़ेगी अगर हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ लेना है। तो इसलिए बड़े राज्य जो हैं जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर डेमोग्राफिक डिविडेंड भी ज्यादा है और उसका लाभ उठाने के लिए हमें उन्हें ज्यादा रिसोर्स एलोकेट करना पड़ेगा। अब है 2011 की आबादी के उपयोग में के संबंध में चिंताएं, कंसर्न्स या वरी रिगार्डिंग द यूजेज ऑफ द 2011 पॉपुलेशन। भारत की जनसंख्या में दक्षिणी राज्यों की हिस्सेदारी 4% अंक की कमी आई है। 1971 से 2011 के बीच जो साउथ के स्टेट्स हैं उसमें 4% से भी कम की 4% तक की गिरावट आई है उनकी पॉपुलेशन में, जबकि उसी समय उत्तरी राज्य के हिस्से में वृद्धि हुई है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक की प्रति व्यक्ति आय बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों की तुलना में लगभग 2 गुनी है। अब यानी कि साउथ स्टेट्स के जो राज्यों की पर कैपिटा इनकम है वो नॉर्थ स्टेट्स के पर कैपिटा इनकम से दुगनी है, डबल है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अमीर राज्यों को गरीब राज्यों की मदद करनी होगी, लेकिन दशकों से मदद करने के बाद भी विकास की खाई में कमी नहीं हुई है, यानी कि विकास का जो डेवलपमेंट का जो गैप है वो बना हुआ है, यानी कि इनइक्वालिटीज अभी भी ज्यादा है। जीएसटी के तहत किए गए बड़े सौदों से केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का कुछ नियम आधारित वितरण हुआ है और यह राज्यों की आबादी पर निर्भर नहीं है। आगे है 15वां वित्त आयोग और उत्तर बनाम दक्षिण की बहस। 2020 की रिपोर्ट के आधार पर जो 15 फाइनेंस कमीशन की जो डिबेट है उस पर जो डिबेट है नॉर्थ और साउथ स्टेट्स की, अभी हम वो देख लेते हैं। जनसंख्या के हिस्से में कमी करने में दक्षिणी राज्य अकेले नहीं है। 4 दक्षिणी राज्यों के अलावा और भी कई राज्य हैं जिनकी जनसंख्या 1971 और 2001 के बीच 11 के बीच कम हुई है, जैसे असम, गोवा, हिमाचल, उड़ीसा और पंजाब और पश्चिम बंगाल, यानी कि इन स्टेट्स ने भी क्या किया है,
पॉपुलेशन कंट्रोल किया है। तो ये इस आधार पर भी तर्क दिया जाता है। कुछ पश्चिमी राज्य जैसे गुजरात और महाराष्ट्र और उत्तरी राज्य जैसे पंजाब हरियाणा आदि हैं जिनमें केंद्र सरकार को जितना भुगतान किया उतना उससे कम उन्होंने प्राप्त किया है। यानी कि जहाँ गुजरात, महाराष्ट्र और इसी तरह पंजाब, हरियाणा, यहाँ से जितना टैक्स कलेक्शन होता है उतना इनको फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के आधार पर उनका टैक्स एलोकेशन जो है वो उतना नहीं किया जाता है जितना इन 4 स्टेट से टैक्स का कलेक्शन किया जाता है। इसी तरह महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और तमिलनाडु के से जो अगर 100 रुपये वसूल किए जाते हैं तो उनको केवल 30 रुपये उनको कम मिलते हैं, यानी कि 70 रुपये ही उनको प्राप्त होते हैं टैक्स जो रेवेन्यू एलोकेशन के माध्यम से। लेकिन केंद्रीय खजाने में योगदान ये 100 रुपये का करते हैं और इनको वापस कितने मिलते हैं? 70 रुपये, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और तमिलनाडु को। और इसी तरह इसके विपरीत बिहार, यूपी क्रमशः 200 रुपये से अधिक इनको प्राप्त होते हैं, या कभी कभी 150 रुपये से तो कम प्राप्त होते ही नहीं है। लेकिन ये 100 रुपये तक का ही योगदान टैक्स के माध्यम से करते हैं और केंद्रीय खजाने में योगदान देते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर इनके यहाँ से 100 रुपये तक का टैक्स कलेक्शन हो रहा है तो इनको फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के आधार पर जो पैरामीटर्स बनाए गए हैं, जो वेटेज बनाया गया है, इस आधार पर इनको 150 से लेकर 200 रुपये तक का रेवेन्यू एलोकेशन किया जा रहा है। इन बिंदुओं को देखते हुए हस्तांतरण बहुत प्रगतिशील हो सकता है, रिग्रेसिव। लेकिन जब प्रति व्यक्ति आय की तुलना प्रति व्यक्ति हस्तांतरण से की जाती है तो कहानी बदल जाती है। इसके तहत उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे उत्तरी राज्यों की तुलना में दक्षिणी राज्यों को बेहतर हस्तांतरण मिल रहा है। बड़े विकासशील लोकतंत्रों की तुलना में भारत का हस्तांतरण अधिक प्रतिगामी है, यानी कि रिग्रेसिव है। भारत के मामले में नीचे के 25% राज्यों ने 22% स्थानांतरण प्राप्त किया। ये क्रमशः दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के मामले में 30% और 36% था। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य मुख्य रूप से अपनी जनसंख्या के कारण केंद्रीय स्थानांतरण पर निर्भर प्रतीत होते हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से अन्य राज्यों की कुछ क्षेत्रों की तुलना में अधिक समृद्ध हैं। अब आगे और देख लेते हैं बीमारू बनाम दक्षिणी राज्य। बीमारू स्टेट्स कौन से हैं? बीमारू एक एक्रोनिम है। बीमारू एक एक्रोनिम है। अब बीमारू का मतलब ये नहीं है कि ये राज्य बीमार रहते हैं, इनको खांसी, नज़ला, जुकाम रहता है, यानी ये एक एक्रोनिम है। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा। बी फॉर बिहार, आपका BI फॉर बिहार, फिर मध्य प्रदेश, आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और इसमें आपका उड़ीसा भी शामिल है। बीमारू राज्यों के लिए संक्षिप्त रूप है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इसको कभी कभी इसमें ओडिशा को भी शामिल किया जाता है। जनसंख्या 1971 में बीमारू राज्यों में दक्षिणी राज्यों की तुलना में 57% अधिक आबादी थी और आज ये दक्षिणी राज्यों की तुलना में 2 गुनी है। 4 दक्षिणी राज्यों की कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त जनसंख्या से भी कम है। यानी कि 4 साउथ के स्टेट ऐसे हैं जिनकी टोटल जनसंख्या हमारे यूपी और राजस्थान की जनसंख्या से भी कम है। उत्तरी राज्यों की जनसंख्या का हिस्सा 38.7% 1971 से बढ़कर 42.4% हो गया है 2011 में, जबकि दक्षिणी राज्यों की आबादी 24.7% से गिरकर 20.7% हो गई है। यानी कि 4% की कमी आई है इसमें, जैसे कि हमने पहले देखा था। अब कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट 1971 में भारत के लिए TFR कितना था? 5.5। 2013 से इसे घटाकर कितना कर दिया गया? 2.3। 1971 में दक्षिणी राज्यों का TFR कितना था? तमिलनाडु के लिए 3.9, आंध्र प्रदेश में 4.6 के बीच था, यानी कि 3.9 से लेकर 4.6 के बीच था ये साउथ स्टेट्स के लिए, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी नीचे था उस टाइम। राष्ट्रीय औसत कितना था? 5.5, और 2013 तक इसे 1.7 से 1.9 के दायरे में लाया गया है। अब 1971 में उत्तरी राज्यों का TFR कितना था? 6 से ज़्यादा, यानी कि हमारा जो एवरेज था उससे भारत का एवरेज से ज़्यादा, और 2013 तक इसे 1.9 से 3.4 की सीमा तक लाया गया है। यानी कि कुछ राज्यों में, उत्तरी राज्यों में 1.9 भी है और कुछ उत्तरी राज्यों में 3.4 तक भी ये अभी TFR हमारे यहाँ मौजूद है। अर्थव्यवस्था का आकार क्या है? 1980 से 81 की कीमतों पर बीमारू राज्यों की अर्थव्यवस्था का आकार दक्षिणी राज्यों के संयुक्त आकार से 32% ज़्यादा था। यानी कि जो इकॉनमी थी नॉर्दर्न स्टेट्स की, वो साउथ के स्टेट्स यानी कि दक्षिणी राज्यों के टोटल आकार की 32% थी, यानी कि टोटल आकार से 32% ज़्यादा थी, यानी कि टोटल 132% थी। 2016-17 तक दक्षिणी राज्यों का आर्थिक आकार उत्तरी राज्यों की तुलना में 15% अधिक हो गया है। अब नॉर्थ के राज्यों की तुलना में साउथ का राज्यों का जो इकोनॉमिक कंडीशन है, इकॉनमी जो है वो टोटल नॉर्थ के टोटल राज्यों के 100 रुपये यानी कि 115% हो गई है। 15% इनसे अधिक है नॉर्थ के स्टेट से। लास्ट स्लाइड है हमारी, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। दक्षिणी राज्यों की प्रति व्यक्ति आय उत्तरी राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है। दक्षिणी राज्य में सबसे कम जो है पर कैपिटा इनकम है वो जिस राज्य की है वो 95,566 रुपये है, जो राजस्थान के PCI से 72,000 से ज़्यादा है। यानी कि उत्तरी राज्यों में 72,000 रुपये राजस्थान की, अगर पंजाब हरियाणा को छोड़ दें तो सबसे ज़्यादा राजस्थान का पर कैपिटा इनकम है, तो उससे भी कहीं ज़्यादा है दक्षिणी राज्यों के सबसे कम राज्य वाला जो पर कैपिटा इनकम वाला राज्य है, उसका भी पर कैपिटा इनकम जो है राजस्थान के पर कैपिटा इनकम से भी 22-23 हज़ार रुपये अधिक है।
प्रत्यक्ष करों में योगदान दक्षिणी राज्यों ने 23.5% का योगदान दिया है प्रत्यक्ष करों में, और उत्तरी राज्यों का योगदान केवल 9.7% है। और कर्नाटक का बस उत्तरी राज्यों दक्षिणी राज्यों में केवल कर्नाटक ही ऐसा राज्य है जिसका योगदान जो है 10.1% का योगदान करता है करों में। तो हमारा ये पूरा फाइनेंस कमीशन था। आपके लिए एक एक पॉइंट, एक एक डेटा इंपॉर्टेंट है इसका। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, और मैं समझता हूँ कि अगर एक लेक्चर से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूरे हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए भी, और आपके लिए भी, और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी अगर आप इसको 2-3 बार लेक्चर को सुन लेंगे। बाकी हम इसकी PDF आपको कल टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।